हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू इन्फिनाइट लर्निंग। लर्निंग नेवर एंड्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल्स के बारे में कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा आखिर व्हाट इज मेटल, ये मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि यूजुअली हार्ड, शाइनी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ हमारी डेली लाइफ में किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आयरन, इसका यूज़ गेट्स, टूल्स और ब्रिजेस बनाने के लिए किया जाता है। कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिकल वायर्स में किया जाता है। एल्यूमिनियम का यूज़ यूटेंसिल्स और फॉइल बनाने में किया जाता है। और गोल्ड, जो कि हमारी डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं, इसका यूज़ ज्वेलरी में किया जाता है। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ नॉन मेटल। हमने मेटल के बारे में जान लिया, अब ज़रूरी है जानना कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो नॉन मेटल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि यूजुअली शाइनी नहीं होते और जो सॉफ्ट होते हैं मेटल्स के कंपैरिजन में। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स से पूरी डिफरेंट होती हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की नीड हमें होती है ब्रीथिंग के लिए। कार्बन लिविंग थिंग्स और फ्यूल दोनों में पाया जाता है। सल्फर का यूज़ मेडिसिन और केमिकल्स में किया जाता है। नाइट्रोजन का यूज़ फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया। हमें समझ आ गया कि आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स कहते किसे हैं। हम इनके बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ जानें, क्योंकि आपकी जो क्यूरियोसिटी बुक है उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डेफिनेशन ऐसी दी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी था। अब हम प्रॉपर्टीज़ समझेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्करी, मैग्नीशियम, लेड, जिंक, आयरन, स्टील, सोडियम, सल्फर, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, पोटेशियम। ये सारे मेटल्स के नाम हैं। एंड देन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जिसमें मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसकी एक एक प्रॉपर्टी को समझना स्टार्ट करते हैं। अब हम मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जो है मेलेबिलिटी। आखिर ये मेलेबिलिटी क्या होती है? तो मेलेबिलिटी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी मटेरियल को हैमर का यूज़ करके इस तरीके से पीटा जाता है कि उसे पतली शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, परंतु उसे ब्रेक नहीं किया जाता। आप इस इमेज को देखिए और समझिए। एक हैमर का यूज़ करके गोल्ड को इस तरीके से पीटा गया है कि उसको बहुत ही पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन वो कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ। आपने एल्यूमिनियम फॉइल तो देखी होगी अपने घर में, जिसमें खाना पैक करते हैं। वो इतनी पतली कैसे हो जाती है? क्योंकि उसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसी तरीके से सिल्वर फॉइल भी होती है। लेकिन क्या सारे मेटल्स इसी तरीके की मेलेबिलिटी शो करते हैं? तो नहीं। कोल और सल्फर को जब हम हैमर से पीटते हैं पतली शीट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं और ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? ब्रिटल कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल और गोल्ड शीट्स, इन सब में मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए ये बहुत ही पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हम मेटल्स की जो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो होती है डक्टिलिटी। आखिर ये डक्टिलिटी क्या होती है? तो डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी मटेरियल को खींचकर पतले वायर्स में बदल देना। इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि एक मटेरियल है जिसे खींचकर बहुत ही पतले थिन वायर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ज़रा सोचिए, आपके घर की जो इलेक्ट्रिकल वायर्स लगी होती हैं वे किस मटेरियल्स की बनी होती हैं? वो कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती हैं, क्योंकि ये दोनों डक्टाइल होते हैं और आसानी से वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक फैक्ट ये है कि गोल्ड बहुत ही हाईली डक्टाइल होता है। इसका सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड का यूज कर हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं। कोल और सल्फर नॉन डक्टाइल होते हैं। स्टील वायर्स का यूज किया जाता है ब्रिजेस में, क्रेन्स में, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होता है।
मेटल्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है कि जब किसी मेटल पर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से चोट की जाती है तो उससे रिंगिंग साउंड निकलती है। यानी जो मेटल्स चोट करने पर आवाज़ पैदा करते हैं उन्हें सोरोनस कहा जाता है और इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मेटल कॉइन्स या स्पून्स, बेल्स और घुंघरू से ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो कोल वुड होते हैं ये डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स सोनोरिटी का आप देख सकते हैं, जैसे स्कूल बेल, मेटल कॉइन्स, मेटल स्पून, ये सारे सोनोरिटी के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट हम जिस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं मेटल्स की, वो है कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन ऑफ हीट को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें इस वर्ड कंडक्शन का मतलब क्या होता है। तो जब हीट किसी मटेरियल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचती है तो इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। और ऐसे मटेरियल्स जो हीट का ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। वुड बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है हीट का। इसी तरीके से जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हीट को बहुत ही इफ़िशिएंटली ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर आपने ये देखा होगा कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो जनरली वुड के या पुअर कंडक्टर्स के बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा ही मटेरियल यूटेंसिल्स अगर हम बना देंगे मेटल्स का, तो जब हीट का ट्रांसफ़र होगा तो उससे हमारे हाथ भी जल सकते हैं। तो हमारे हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसे किसी भी पुअर कंडक्टर या वुड का बनाते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे आयरन यूटेंसिल्स हो गया, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स हो गया, कॉपर यूटेंसिल्स हो गया। नेक्स्ट मेटल की प्रॉपर्टीज़ है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से नहीं गुजरने देते ऐसे मटेरियल्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सल्फर, कोल, वुड, रबर, स्टोन, नायलॉन, इरेजर ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। अब आपने कभी देखा है जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो स्क्रू ड्राइवर जो प्लास्टिक का बना होता है, जिसका हैंडल प्लास्टिक का होता है, और रबर ग्लव्स और शूज़ पहनकर अपने काम को करते हैं, क्योंकि ये मटेरियल्स जो होते हैं ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, ये कंडक्शन नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इलेक्ट्रीशियंस इन सभी मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ तक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कि एयर और वाटर का मेटल्स पे क्या इफेक्ट होता है। आपकी क्यूरियोसिटी बुक में आयरन पर इस इफेक्ट के बारे में बताया गया है। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर ये इफेक्ट होता कैसे है और कैसे आयरन पे ये शो होता है। तो आपने कई बार आयरन के ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, आपने अपने घर में ही देखे होंगे, जैसे गेट्स, बाईसाइकिल्स या रेलिंग्स जो होती है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है। ये कब होती है? जब हम आयरन को बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं, उसे पेंट नहीं करते हैं, उसे किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करके नहीं रखते। ऐसा क्यों होता है? ये कोटिंग क्यों डेवलप होती है? क्योंकि जो आयरन होता है वो पानी और एयर दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ एक इमेज दी हुई है जिसमें ये जो ब्राउन कलर की कोटिंग आपको दिख रही है आयरन के ऊपर, इसे रस्ट कहा जाता है, और इस रस्ट के बनने की प्रोसेस को ही रस्टिंग कहा जाता है। तो आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं। तो रस्ट क्या होता है? तो जब आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? रस्ट कहा जाता है। और रस्टिंग क्या होती है? तो वो प्रोसेस होती है जिसमें जो आयरन होता है वो एयर और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करके इस कोटिंग को डेवलप करता है। ठीक है। अब यही एक एक्टिविटी दी गई है आपकी क्यूरियोसिटी बुक में, जो मैं आपको पहली स्लाइड में बता चुकी हूँ कि आयरन पे रस्ट लगना किसे कहते हैं, रस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, और जो ब्राउन कोटिंग है वो कैसे बनती है। तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को मैंने बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपका जो एम दिया है वो क्या दिया हुआ है? तो इस इफेक्ट को, यानी एयर और वाटर के इफेक्ट को ऑब्जर्व करना जो आयरन पे होता है, बेसिकली रस्टिंग प्रोसेस। तो इसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट्स में क्या दिया हुआ है? हमें 3 क्लीन आयरन नील्स चाहिए, 3 ग्लास बॉटल्स चाहिए, वाटर चाहिए, सिलिका जेल चाहिए और थ्रेड चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, हम ये 3 बॉटल्स लेंगे। 3 बॉटल्स को क्या करेंगे? इन तीनों को अलग अलग A, B, C के नाम से लेबल कर देंगे।
तीनों बॉटल्स में हम अलग अलग कंडीशंस रखेंगे, यानी रस्टिंग की प्रोसेस कराने के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती है हम तीनों बॉटल को अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे। पूरी प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले बॉटल ए में क्या करेंगे, तो बॉटल ए में हम आयरन की एक नील को लेंगे, इसको हम थ्रेड से ऐसे लटका देंगे ताकि आयरन की नील बीच में ही लटकी रहे। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सिलिका जेल डाल देंगे। सिलिका जेल क्या करेगा, तो जो मॉइस्चर है यानी नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब बॉटल के अंदर एयर तो आ सकती है लेकिन वाटर नहीं होगा। इस तरीके से हम इस बॉटल को अब पैक कर देंगे। हम बॉटल बी में क्या कंडीशंस रखने वाले हैं, तो बॉटल बी में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आयरन की नील ली, हम तीनों आयरन की क्लीन नील लेंगे, ठीक है, जिसपे कोई भी रस्टिंग की प्रोसेस पहले से ना हुई हो। हमने यहाँ पे आयरन की नील ली, इसे भी एक थ्रेड से बांध दिया, इसमें वाटर तो डाला लेकिन वहीं पर इसकी एयर को ब्लॉक करने के लिए हमने क्या कर दिया, तो ऑयल लगा दिया, जिससे हमारी जो एयर है वो इस आयरन के नील तक नहीं पहुंच पाएगी। अब इसी तरीके से इसको बंद कर देंगे। फिर हम बॉटल 3 में क्या करेंगे, तो बॉटल जो सी है इसमें हम एक आयरन की नील लेंगे और इसे पार्शियली डिप करेंगे वाटर में, यानी आधा ये नील पानी के अंदर होगा और आधा पानी के बाहर होगा। फिर इसे एक थ्रेड से बांध देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसे वाटर भी मिलेगा और एयर भी मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास तीनों में अलग अलग कंडीशंस हो गई। यहाँ पर इसे एयर तो मिल रहा है लेकिन वाटर नहीं मिल रहा, इसे वाटर मिल रहा है लेकिन एयर नहीं मिल रहा, इसे दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हम इन तीनों सिचुएशंस को यानी तीनों बॉटल्स को 8 से 10 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे बिना डिस्टर्ब किए। जब 8 से 10 दिन हो जाएंगे तो हम रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे। रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो इसमें भी हमारे पास रस्टिंग की कोडिंग नहीं है, इसमें भी हमारे पास ब्राउन कोडिंग नहीं है, लेकिन इसमें आपको ब्राउन कोडिंग दिख रही होगी। तो ब्राउन कोडिंग क्यों दिख रही है आपको, क्योंकि जो कंडीशंस मैंने आपको पहली स्लाइड में बताई थी कि आखिर रस्टिंग की प्रोसेस के लिए कंडीशंस क्या होती है, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है और साथ ही साथ वाटर भी चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एयर और वाटर दोनों चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर हमने जब ऑब्जर्वेशन किया तो हमने क्या देखा, जो बॉटल ए है उसके पास वाटर नहीं था लेकिन एयर थी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी ब्राउन कोटिंग नहीं हो पाई नील के ऊपर। जो बॉटल बी थी उसके पास वाटर तो था लेकिन एयर नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे भी कोई ब्राउन कोटिंग हमारी आयरन नील पर नहीं हो पाई। अब जो बॉटल सी है यहाँ पर इसे वाटर भी दिया गया और एयर भी दी गई। जब दोनों कंडीशंस इसके पास मिली तब जाकर इसने क्या किया, तो ब्राउन की कोटिंग करी, यानी आयरन ने वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करा और अपने ऊपर एक ब्राउन कोटिंग डेवलप कर ली, यानी रस्ट को बना लिया। तो ये पूरी प्रोसेस आपको दी गई है क्यूरियोसिटी बुक में, यही समझाने के लिए कि आप इस प्रोसेस को करके देखें और रस्टिंग की प्रोसेस को ईजिली समझ पाए, ठीक है। हमने रस्ट समझ लिया, रस्टिंग समझ ली, पर ये तो नहीं समझा ना कि आखिर ये रस्टिंग हार्मफुल क्यों होती है। देखो, तो आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो आयरन्स के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो एक रस्टिंग की प्रोसेस के बाद धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और लेस यूजफुल हो जाते हैं। और कई बार इन्हीं प्रोडक्ट्स को फिर से रिपेयर करने के लिए एक बहुत ही लार्ज अमाउंट इन पर मनी का लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से कई बार जो ये रस्टिंग की प्रोसेस होती है ये बहुत ही हार्मफुल हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि आखिर रस्ट क्या है, रस्टिंग की प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद रस्टिंग हार्मफुल क्यों होती है, ये सब समझ लिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर इस रस्टिंग को कैसे रोका जाए। तो देखिए, रस्टिंग को रोकने के बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग और गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। तो पेंटिंग क्या होती है, तो आपने देखा होगा कि आपके घर के जो आयरन के बने हुए गेट्स होते हैं या ब्रिजेस होते हैं या आपने रेलिंग्स देखी होंगी, तो वो क्या होता है, तो उस पर कई बार पेंटिंग की प्रोसेस की जाती है। पेंटिंग क्या करता है, तो पेंट आयरन को एयर और वाटर के साथ प्रोसेस करने से रोक देता है, रिएक्शन करने से रोक देता है, और जिससे रस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। इसके ऊपर रस्ट की कोई भी कोटिंग या ब्राउन कोटिंग जमा नहीं हो पाती। ऑयलिंग को और ग्रीसिंग क्या होता है, तो मशीन, बाईसाइकिल्स, चेन पर कई बार आयरन पार्ट्स पर ऑयल या ग्रीस लगाया जाता है। ये क्या करते हैं, तो ये आयरन पर एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जो एयर और वाटर के साथ इस आयरन को
रिएक्ट नहीं करने देते। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होती है जिसमें जो ये आयरन होता है उसके ऊपर जिंक की एक थिन लेयर लगा दी जाती है। अब ये जिंक क्या करता है? जिंक की लेयर आयरन को एयर और वाटर से बचाई जाती है, इसीलिए गैल्वेनाइजेशन आयरन पर आसानी से रस्ट नहीं लगने देता। ये सारी प्रोसेस का यूज कर हम रस्टिंग की प्रोसेस को रोक सकते हैं और हमारा जो आयरन के प्रोडक्ट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उन्हें भी खराब होने से बचा सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको दिल्ली का एक आयरन पिलर दिखाया गया है जो लगभग 1600 साल पहले का है और इसे चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 8 मीटर तक की है और इसका वजन 6000 किलोग्राम से भी अधिक है। सदियों तक बारिश, हवा, कठोर मौसम के कांटेक्ट में रहने के बाद भी इसमें बहुत ही कम जंग लग पाई है, यानी बहुत ही कम रस्टिंग की प्रोसेस इसके ऊपर हो पाई है। यह हमारी जो एशियन टाइम है उस टाइम की स्किल्स को बताता है कि किस तरीके से इसे बनाया गया है कि इसमें रस्टिंग की प्रोसेस आज भी नहीं हो पाई। एडवांस्ड मेटल टेक्नोलॉजीज के बारे में बताता है और किस तरीके से रस्टिंग की प्रोसेस इसमें अभी भी नहीं हो पाई है या इसे रोक पा रहा है, इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके इसको बताया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारी एशियंट इंडिया का। हमने रस्ट समझ लिया, रस्टिंग की प्रोसेस समझ ली। अब हमारे पास टॉपिक आता है व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन केवल आयरन पे होने वाली प्रोसेस नहीं है। कोई भी मेटल धीरे धीरे एयर, वाटर या किसी सब्सटेंस के कारण खराब होने लगती है तो इसी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मेटल्स का धीरे धीरे डैमेज होना ही कोरोजन कहलाता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग लगती है जिसे रस्ट कहा जाता है। कॉपर के ऊपर ग्रीन कोडिंग बनती है और जबकि सिल्वर पर ब्लैक कोडिंग बनती है। रस्टिंग केवल आयरन पे होती है और जो कोरोजन होता है ये मेटल्स पर होता है। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि हमारे पास जो कोरोजन प्रोसेस होती है वो मेटल्स पर हो सकती है क्योंकि वो मेटल्स को धीरे धीरे खराब कर देती है। इस प्रोसेस को ही कोरोजन कहा जाता है, जबकि रस्टिंग जो होती है ये केवल आयरन पर होती है। आपकी जो क्यूरियोसिटी बुक है ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू टॉपिक्स को समझाया गया है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। तो जो एक्टिविटी दी गई है वो हमें दी गई है बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, यानी जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारा एम है कि मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन, ठीक है। देखा जाए तो हमें मटेरियल में क्या चाहिए? मैग्नीशियम रिबन चाहिए, ठीक है, वॉच ग्लास चाहिए और बर्नर चाहिए। प्रोसेस लिखी हुई है। प्रोसेस में हमें सबसे पहले क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन जो है 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लेना है और इसे सैंड पेपर से पूरी अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। फिर उसके बाद इस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पकड़ना है और इसे बर्नर के ऊपर रखना है, जिससे ये चलने लगता है और एक बहुत ही तेज वाइट फ्लेम में बदल जाता है। वाइट फ्लेम में बदलने के बाद ये क्या बन जाता है? तो मैग्नीशियम एक पाउडर के फॉर्म में, वाइट पाउडर के फॉर्म में बन जाता है और ये क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि इसने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे? तो अब इसमें हम वाटर, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। अब वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा? तो इसमें हम लिटमस पेपर चेक करेंगे, जो मैंने पहले आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि एसिडिक और बेसिक क्या होते हैं और ये किस तरीके से लिटमस पेपर को चेंज करते हैं। जब वाटर मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इसमें रेड लिटमस पेपर को रखते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अभी तो ये जो व्हाइट आपको दिख रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लेकिन जब इसमें पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और जब इसमें रेड लिटमस पेपर डाला गया तो ये ब्लू हो गया। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस होता है और बेस क्या करता है? तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो मैग्नीशियम जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये बेसिक नेचर का होता है। यानी जो जनरली मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, इस एक्टिविटी का पूरा ये बताने का एम था, ठीक है।
नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज एन एलिमेंट। आखिर ये एलिमेंट होते क्या हैं? तो एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें और सिंपलर सब्सटेंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स की दो कैटेगरीज होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब तक टोटल 118 एलिमेंट्स का पता लगाया जा चुका है और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मेटल्स के। ये जनरली नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, और जो कुछ हैं वो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। सल्फर जो होता है वो एयर में बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में, और जो सल्फर होता है वो रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। फॉस्फोरस को पानी में स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आने पर बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नॉन सोरोनस होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं एंड पुअर कंडक्टर होते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स, यानी जो ऊपर मैं बता चुकी हूँ। और ये जो नॉन मेटल्स है ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले ही इनकी बात की जा चुकी है, पहले ही हम इनके सारे कैरेक्टर्स पता कर चुके हैं। अब जब हमने ये सारी चीज़ें समझ ली कि आखिर मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉन मेटल्स क्या सही में हमारी जो डेली लाइफ होती है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे नॉन मेटल्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सारी हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये यूज़फुल होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन ज़रूरी होती है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ह्यूमंस और एनिमल्स ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। इसी तरीके से कार्बन से दिया हुआ है। तो कार्बन क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये भी हमारे प्रोटीन का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का एक एसेंशियल पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं ग्रोथ में और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम जो फूड खाते हैं उसमें भी कार्बन कंटेन होता है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो हम सब जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन मतलब प्लांट्स में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, तभी जाके प्लांट्स में ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एक हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट्स को, ठीक है। इनका यूज़ मैन्युफैक्चर मतलब केमिकल्स बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। फार्मर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं ताकि जो ये प्लांट्स हैं इनकी हेल्दी ग्रोथ हो सके। इसी तरीके से जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का यूज़ किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। ये वाटर को सेफ बनाता है यूज़ के लिए। फिर उसके बाद जो आयोडीन होता है इसका यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पर, और इसका जो ये इन्फेक्शन होता है इसको रोकने का काम ये करता है। तो ये सारी जो हमारे पास दिए हुए हैं ये सारे इसके इम्पोर्टेंट्स हैं, या ये ऐसे एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि क्यों नॉन मेटल्स हमारी एवरीडे लाइफ के लिए ज़रूरी है। आज आपका क्लास 7th का द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें एक दूसरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है और पसंद आती है और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इन्फिनाइट लर्निंग नेवर एंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरीके से आपको आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग।